थ्रू ग्वादर तक ये अपने एक ऑयल पाइपलाइन क्रिएट की है। नहीं, ऑयल सप्लाई की ग्वादर, और ग्वादर से ऊपर जा रहा है, पाइपलाइन जा रही है उनकी। तो अगर पीओके को लेना है एक तरीके से हाइपोथेटिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा चाइना है। देखिए, पीओके में चाइना का स्टेक बहुत जबरदस्त है। क्योंकि ये पाइपलाइन ही नहीं है, उन्होंने वहां पे ये 2 डैम बनाए हैं इंडस नदी पे, गिलगिट के पास डायमर भाषा डैम, बुंजी डैम, वो अभी कंप्लीट हो रहे हैं। उसमें उन्होंने $28 बिलियन खर्च किए हैं, और वो 40 गीगावाट आवर बिजली जो है उत्पादित करेगी। और वो बिजली जो है वो सारी वहां पे नॉर्दर्न चाइना में जा रही है। इसलिए उनकी सेना जो है पूर्वी लद्दाख में हमारे बॉर्डर पे है, उसी लिए वो आगे जा रहे हैं, उसी लिए वो सोनम वांगचुक ये फास्ट कर रहा है। क्यों? वो जमीन जा रही है, उनकी ग्रेजिंग लैंड जा रही है लद्दाख में। जो वो जितने बंदे हैं जो उनके वो भेड़ बकरी जो चराने वाले हैं, उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स है वो चाइना खा गया, 4000 किलोमीटर खा गया। आप देखो हमारे 62 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिला था, उनकी समाधि चुशूल पे थी। अब भारत सरकार ने समाधि तोड़ के, जिस व्यक्ति ने वीर गति प्राप्त की लड़ाई में, जिसने भारत मां को मतलब सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान दे दी, उसकी समाधि आपने तोड़ दी क्योंकि वो नो मैन्स लैंड में पड़ रही है। तो नो मैन्स लैंड में कैसे पड़ रही है? जब चाइना आगे घुस गया है तो वो तो नो मैन्स लैंड में पड़ेगी। तो ये जो सारा गेम चल रहा है उसमें आप ये सोचिए कि जो पीओके है वो चाइना के लिए बहुत ही वाइटल रियल एस्टेट हो गया है। क्योंकि एक तो तेल उनका जा रहा है, गैस जा रहा है, बिजली जा रही है। अब पाकिस्तान में बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 32 गीगावाट आवर्स है, उनकी कंजम्पशन सिर्फ 22 गीगावाट आवर्स है। तो ये जो 40 बन रहा है, जनरेट हो रहा है, उत्पादित हो रहा है, वो वहीं जा रहा है। तो क्या आप सोचते हो कि चाइना जो है भारत को परमिशन दे देगा कि आप पीओके ले लो? मतलब उनका नेशनल सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सब कुछ उस पर निर्भर है, उनकी सेना वहां पे है। तो आपको लगता है कि अगर पीओके पे कुछ भी हमने कोशिश की तो पूरा युद्ध होगा, पूरा जबरदस्त युद्ध होगा? और उसमें ये आसान नहीं है क्योंकि उनका तो एग्जिस्टेंशियल इश्यू है। क्योंकि उनका पूरा नॉर्दर्न चाइना जो ग्रिड है, और उनकी जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जिनजियांग में बसी हुई है, अब वो उन्होंने स्थापित की हुई है, वो सारा कुछ लाइन पे है। कैसे आप करोगे? तो क्या आपको लगता है जो 370 धारा हटाई थी उसके बाद से ये चालू हुआ है? चाइना ने जो सोल्जर्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, क्या वो भी उनको लग रहा था कि ये वहां पे इतना आसान नहीं है कि उसको आप 370 से लिंक करो? उससे पहले से चल रहा है, क्योंकि 370 तो सिर्फ 4.5 साल हुए हैं। 2019 में किया था। 2019 में तो 4.5 साल में इन्होंने ये शुरू कर दिया। ये तो इनकी प्लानिंग पहले से चल रही है। अच्छा। इनकी प्लानिंग चल रही है ये 2010-12 से। 12 में जब 50 साल हुए थे 62 युद्ध के, तब इन्होंने शुरू किया। क्योंकि क्या है कि ये 2012 से इनकी इंट्रूजन्स हुई थी। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठे थे शी जिनपिंग के साथ में साबरमती नदी के तट पे, तो फिर वो घुसपैठी आ गए थे। अब क्या है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण जो ये ग्लेशियर्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, हिमपात। इतनी हिंदी ठीक है, ग्लेशियर समझ में आता है, वो पिघल रहे हैं। तो पिघलने से क्या होगा? पानी की रफ्तार बढ़ रही है। अब जब पानी की रफ्तार बढ़ेगी तो जब वो पानी आएगा, और वो ग्लेशियर सारे हिमालय में हैं, और हिमालय के जो ग्लेशियर का पानी आएगा वो इंडस नदी में जाएगा। तो ये जो फ्लड्स आते हैं ना लद्दाख में, वो आते हैं क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। तो चाइनीज क्या चाह रहे हैं कि इस पानी की रफ्तार को कैप्चर कैसे किया जाए। तो वो चाहते हैं, उनका जो विजन है कि लद्दाख में जो इंडस नदी जा रही है उसको मॉडर्न हाइड्रो इंजीनियरिंग टेक्निक्स के इस्तेमाल करके वो उसकी जो पानी को अब्सॉर्ब कर दे नदी के अंदर ही। मतलब नदी की गहराई और उसका जो विड्थ है, पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं, लेकिन लॉजिक ये है कि ये पानी जो 30 साल तक आएगा तब तक सारे ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। वहां पे 242 ग्लेशियर हैं हिमालयन रीजन में। तो उनका पानी सारा आके ये, जैसे ये आपको पता है ना, हिमाचल में और उत्तराखंड में फ्लड्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं ग्लेशियर मेल्ट के कारण। तो वो सारा पानी जो है वो उन डैम्स के अंदर में अब्सॉर्ब करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे ना बड़े बड़े आर्टिफिशियल लेक्स बनाए हुए हैं, 100 किलोमीटर लॉन्ग, 25 किलोमीटर वाइड।
ये वो जो डैम्स उनके बन रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड है वो। अच्छा। वो जो ओवरफ्लो ऑफ वाटर वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो सारा पानी वहां पे स्टोर हो जाएगा, वहां पे आर्टिफिशियल लेक्स बनेंगे, तो वो इस पानी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये बड़े सोच समझ के प्लानिंग करके ये योजना बनाई थी। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि हम उनके साथ में एक संधि कर लें, हम BRI के मेंबर बन जाएं और हम जमीन को वेकेट कर दें किसी ना किसी तरह से। क्योंकि देखिए ये जो कौन सी जमीन को, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये जो इंसर्जेंसी चल रही है इतने सालों से, इसका कॉस्ट क्या है? हम लोग पिछले 20-30 सालों से अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 बिलियन डॉलर साल का खर्च कर रहे हैं इस चुनौती का सामना करने में। हमारी सेना है, हमारे पैरामिलिट्रीज हैं, बहुत कुछ है, हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है। लेकिन इसको जिंदा रखने के लिए कितना पैसा चाहिए? मुश्किल से 50-100 मिलियन डॉलर साल का। तो कहां 50 मिलियन डॉलर वो खर्च कर रहे हैं और हम लोग काउंटर कर रहे हैं 2-3 बिलियन, और हम इसको खत्म नहीं कर पाए इस इंसर्जेंसी को। तो ये इंसर्जेंसी क्या करता है कि ये इंसर्जेंसी के कारण हमारी जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और हम उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते जिससे कि हम लद्दाख को, ईस्टर्न लद्दाख को और वो पूरी कश्मीर को उस तरह का डेवलप कर पाए। तो वो नहीं चाहते वो डेवलप हो। आप देखिए कि 1963 में भुट्टो और सरदार स्वरण सिंह के टॉक्स हुए थे कश्मीर के मुद्दे पे। उस समय पाकिस्तान ने कहा था कि हमें, और पाकिस्तान की चाइना से बातचीत चल रही थी 62 से, उन्होंने चाइना को शख्सगम वैली दे दी कश्मीर में। बात ये चल रही थी कि ज्वाइंट डिफेंस ना, उन्होंने कहा कि जो आपको कश्मीर का मसला हल करना है तो लद्दाख आप हमें दे दो। अब 1963 में पार्टीशन के 16 साल बाद, जबकि हिंदू मुस्लिम के आधार पे ये 2 देश बने थे, उस समय सारे मुसलमान जो वहां के थे वो चले गए, पर कश्मीर के रह गए। अब उस समय लद्दाख जो था वो एक 95% बुद्धिस्ट स्टेट था। अब कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का 95% नॉन मुस्लिम एरिया को पाकिस्तान को दे दे? ये नामुमकिन था। तो वो टॉक्स फेल हो गए वहां पे। तो स्वरण सिंह ने कहा दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल डिमांड, तो वो टॉक्स फेल हो गए। तो उनकी निगाह उस समय भी 1963 में लद्दाख पे थी, क्योंकि इंडस नदी वहां से आती है और पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडस नदी। इंडस नदी का पानी ही पाकिस्तान को जिंदा रख। अब ये जो इलाका है मानसरोवर का, वो उस मानसरोवर लेक से, उस झील से, जो गंगा की जो गंगा नदी है, जो करनाली नदी है, जो सतलुज नदी है, वो सब वहां से आते हैं और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा भी आती है। तो वो जो इंटायर इलाका है वो 19वीं शताब्दी में एक जनरल जोरावर सिंह थे सिख साम्राज्य के, उन्होंने उस पे हमला किया क्योंकि ये ट्रेडिशनली ये जो था ये। दोस्तों, इंडिया के साथ क्या क्या हो गया लेकिन हमें पता नहीं चला। पाकिस्तान को चूंटी भी काट जाती है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाती है। ये है हमारे मीडिया का हाल। देखिए कि आधे लद्दाख पर इंडिया का कब्जा हो चुका है। लद्दाख में बहुत आगे यानी दरमियान में जाकर कैप्टन शैतान सिंह की दोस्तों कब्र थी, जिसने 1962 की जंग में, जो चाइना और इंडिया की जंग में हुई थी, उसमें उसने बहादुरी से चाइना का मुकाबला किया था। बाकी तो इंडियन फौज सारी भाग कर आ गई थी। कैप्टन शैतान सिंह वहां पर खड़ा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब उसकी जहां पर कब्र थी, ये समाधि बोलते हैं। समाधि ये होता है कि पहले तो इनके मजहब के मुताबिक फौत होता है, उन्हें आग पर लिटाकर जला दिया जाता है। जब उनकी जो दोस्तों छाई बचती है, जिसे हम कहते हैं, उसे हिंदी में समाधि कहते हैं, उसे वो एक बर्तन में डालकर एक जगह पर दफना देते हैं और फिर वहां पर एक खूबसूरत सी कब्र बना दी जाती है और उसे समाधि बोला जाता है। कैप्टन शैतान सिंह की समाधि थी। और अब देखिए कि भारत इतना ज्यादा पीछे हट गया, चाइना इतना ज्यादा अंदर घुस आया है कि वहां पर उसे कब्र को हटाना पड़ा, क्योंकि अब वो जहां पर उनकी कब्र है, समाधि है,
है वो जगह बॉर्डर पर आ रही है, और बॉर्डर पर जब आएगी तो लाजिमी बात आपको वो हटाना पड़ेगी, क्योंकि बॉर्डर का जो जीरो लाइन होती है ना तो वो इंडिया की होती है, ना ही वो चाइना की होती है। वो जो लाइन है उस पर अगर समाधि आती है तो वो उसे हटा देगा। तो ये है चाइना। हम कहते थे कि अरुणाचल प्रदेश के 88 गाँव पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो आप लोग कहते थे कि ये सब झूठ है, इधर उधर की आप बातें फैला रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सब हकीकत है। और देख लीजिए एक बंदा जो भारत का ही है, भारत को बहुत ही बड़ा चोटी का ये तारीखदान है, चोटी का जर्नलिस्ट है, उसने बता दिया है कि भारत के साथ हो क्या रहा है। चाइना ने दोस्तों ये आप समझ लें कि 100 साल की आगे की प्लानिंग कर दी है। अगर ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो उनके लिए लेक्स बना दी है, बड़े बड़े डैम बना दिए हैं। हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड तक डैम्स बनाने का जो दोस्तों एक्सपीरियंस है वो चाइना के पास बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा है। अब देखिए तो एक डैम बनाया जाता है 12,000 फुट पर, दूसरा डैम बनाया जाता है 8,000 फुट पर, उसी दरिया पर तीसरा बनाया जाता है 5,000 फुट पर। इस तरह ये होता है कि एक ही दरिया पर आप 3 डैम बनाकर बहुत बड़ी पावर जनरेट कर पाते हैं। ये प्लानिंग है चाइना की, और इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान ने भी अब अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि इंटर प्रोविजनल बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जिसकी वजह से काला बाग डैम बहुत बड़ा डैम है जो साजिश का शिकार हो गया है। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।